मणिपुर की क्या कहानी है वो आज हम आपको बताएं। मणिपुर में दरअसल 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई, नगा, कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू है, मैतेई मुसलमान भी है। जनसंख्या में मैतेई ज्यादा है। नगा और कुकी जो है वो ज्यादातर ईसाई हैं। नगा और कुकी को जनजाति में गिना जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 मैतेई समुदाय से हैं, बाकी 20 नगा कुकी जाति से आते हैं। अब तक जो 12 मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें 2 जनजाति से थे। मणिपुर को अगर और आसान शब्दों में समझाना हो तो मणिपुर को आप एक फुटबॉल के स्टेडियम की तरह ले लीजिए, जिसमें इम्फाल वैली जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड है, बाकी चारों तरफ पहाड़ी इलाके हैं जो गैलरी की तरह है। मणिपुर के 10% जमीन पर मैतेई समुदाय का दबदबा रहा। ये समुदाय इम्फाल वैली में बसा है। 90% बाकी जो है वो पहाड़ी इलाकों में प्रदेश की मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इन पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच काफी पुराना विवाद है जो संवेदनशील भी रहा है। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। मैतेई समुदाय की दलील रही कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय जब हुआ था उससे पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला था। उनकी दलील रही कि इस समुदाय उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति, भाषा की रक्षा के लिए मैतेई को जनजाति का दर्जा जरूरी है। समुदाय ने 2012 में अपनी कमेटी बनाई जिसका नाम शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर रहा। मैतेई समुदाय को बाहरी लोगों के आक्रमण से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच की जरूरत की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला है वो पहले से ही सिकुड़ते हुए इम्फाल वैली में भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन वो जनजातियां हैं और मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही है। इन जनजातियों का हमेशा से कहना रहा कि मैतेई जनसंख्या में ज्यादा है, राजनीतिक तौर पर वो रसूख है, उनका दबदबा है। जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है, उनको पहले से SC OBC आरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिला है और उसके फायदे भी मिल रहे हैं। उनकी भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, संरक्षित है। ऐसे में मैतेई समुदाय को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए और उन्हें आरक्षण मिला तो फिर बाकी जनजातियों के लिए नौकरी और कॉलेजों में दाखिला मिलने के मौके कम हो जाएंगे। फिर मैतेई समुदाय को भी पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी। इससे जनजातियां हाशिए पर चली जाएंगी और यहीं से नफरत की दीवार शुरू हुई 3 मई से, जिसके बाद जो दौर चला वो हम सब ने देखा। ये वही मणिपुर है जहां से देश को शर्मनाक तस्वीरें देखनी पड़ी थी, जिसे देखकर हम और आप शर्मसार हो गए थे जब हमारे देश की बेटियों को न्यूड परेड करवाई गई थी। अफसोस कि हम उस वक्त उस घटना को रोक नहीं पाए, प्रशासन रोक नहीं पाया, सरकारें रोक नहीं पाई, जबकि ये घटनाएं कलंक के तौर पर थी। जिम्मेदारी थी एक जीते जागते राज्य को बचाने की। एक और बात है कि यहां पर मुद्दा जो है वो सिर्फ आरक्षण जमीन का नहीं है, हिंसा के पीछे एक ड्रग कनेक्शन का भी जिक्र होता है। कहा जाता है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते थे, क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। प्रदेश में बीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती नष्ट कर रही थी। कहा जाता है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर पड़ रही थी, जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है। मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। वजह जो भी हो, सरकार की जिम्मेदारी थी इस हिंसा को रोकने की, सरकार की जिम्मेदारी थी माहौल को बेहतर करने की, सरकार की जिम्मेदारी थी शांति का राज्य स्थापित करने की, और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। अब जरा आप सोचिए कि हम जानते हैं कि मणिपुर से दिल्ली की दूरी ज्यादा है, ऐसे में मणिपुर में रहने वाला मणिपुर का अपना कोई मणिपुर को बचाने की तरफ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश की रीढ़ पर मुक्का मार दिया और सिस्टम देखता रह जाए? ये माना कि मणिपुर जैसे राज्यों की खबरें मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं आती, ये भी माना कि मणिपुर जैसे राज्यों की तकलीफ पूरा देश नहीं देख पाता, माना कि मणिपुर का दर्द मणिपुर अपने आप में जब्त कर लेता है, सब कुछ मान लेते हम, लेकिन ये कैसे मान ले कि एक राज्य मर रहा और बचाने वाला कोई नहीं? ये कैसे मान ले कि सिसकते हुए राज्य के आंसू पूछने वाला कोई नहीं? और आज इसीलिए हम कह रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है कि मणिपुर